Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में अब हम बात करेंगे ज़ाहिर है इस मौसम के हवाले से जिसको हम सब टॉलरेट कर रहे हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला गर्मी की शिद्दत जो इतनी बढ़ गई है हमारे मुल्क में उसमें बेहतरी आए। और बात करेंगे आज हम के ENT के हवाले से कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। और बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसे हैं सर? जी ठीक ठाक। किन मसाइल के साथ लोग आजकल रिपोर्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा? आपने मैडम जैसे ही इनिशियली स्टार्ट किया कि समर की इंटेंसिटी अब पिछले सालों की निस्बत थोड़ी सी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें ENT के इश्यूज़ कुछ ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं जो समर में एग्रीवेट हो जाते हैं। अच्छा। अब मौसम इस तरह का है कि हर बंदा चाहता है कि स्विमिंग करे, बच्चे भी चाहते हैं कि स्विमिंग करें जी। और कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ बढ़ जाता है इसमें। तो ENT का पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि एक्चुअली जो ईयर नोज़ थ्रोट के दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मीन्स अगर ईयर का इशू है तो उसके साथ नोज़ का भी हो सकता है, नोज़ का है तो नोज़ की वजह से ईयर का इशू एग्रीवेट हो जाता है, नोज़ की वजह से फिर थ्रोट के इश्यूज़ हैं। तो इसमें ये सारे लिंक्ड हैं, इसी वजह से ENT का डॉक्टर आपने देखा होगा 3 स्पेशलिटीज़ का एक पैक है कि एक डॉक्टर है। तो उसमें आजकल जो इश्यूज़ हमारे पास ईयर के ज़्यादा आ रहे हैं मोस्टली। अच्छा। ईयर में जैसे आजकल लोग स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग में ये होता है कि आप डर्टी वाटर है, अगर जो स्विमिंग पूल्स हैं क्लोरीनेटेड वाटर नहीं है तो उसमें ईयर इन्फेक्शन ज़्यादा हमारे पास कॉमन रिपोर्ट हो रहे हैं। मोस्टली पेशेंट हमारे साथ रिपोर्ट करते हैं इचिंग, पेन, हियरिंग का इशू। तो उसमें मोस्टली यही होता है कि ह्यूमिडिटी जैसे ही ये बढ़ती है तो उसमें जो ईयर कैनाल है छोटी सी केविटी है लाइक 2-3 सेंटीमीटर, तो उसमें ये इशू होता है कि दे मींस लाइक बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके होने के। तो उस वजह से ये होता है कि मोस्टली ये फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे आप अगर कहें जुलाई और अगस्त में। अच्छा। ये हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक और चूँकि बात हो ही गई है स्विमिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे ये जो कराची की साइड पे निगलेरिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है, एक ऐसा वायरस जो कि मतलब रेयर होता है लेकिन अगर वो चला जाए तो दैट्स कॉल्ड ब्रेन ईटिंग एमेबा। हाँ, ब्रेन ईटिंग ये ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें पिछले साल भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, स्पेशली कराची में। इसमें बस यही मेन चीज़ है कि अगर आपके जो ख़ास तौर पे आजकल स्विमिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उसमें स्विमिंग पूल का एक लेवल मीन्स आपको उसको क्लोरीनेटेड करना होता है। अगर वो नहीं है क्लोरीनेटेड तो इससे लेकिन इससे गांव देहात में जैसे बहुत सारे लोग हैं ट्यूबवेल चल रहे हैं, गर्मी इतनी है वो उसमें भी पानी में जंप कर देते हैं, नहरें हैं या बेसिकली वो वहाँ पे गाँव में आप देखें ना फ्रेश वाटर होता है, वो कंटिन्यूस चल रहा होता है। ठीक है। जहाँ पे कोई स्टैग्नेंट वाटर होगा ना, ठीक है, वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है स्विमिंग पूल में, वहाँ पे आप नहा रहे हैं या डर्टी वाटर है तो उसमें फिर ये ईयर के इन्फेक्शन जो आप जैसे निगलेरिया का है इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर क्या वो कानों में जो लगाकर हम मतलब ईयरबड्स लगाकर जो करते हैं स्विमिंग वो काफ़ी है या कुछ और भी प्रोटेक्शन लेनी चाहिए? उसमें यही है मेन बेसिकली। तो पहले हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर उन्हें स्विमिंग करनी है तो दे शुड चेक कि वाटर इज़ क्लीन एंड फ्रेश, उसके क्लोरीनेटेड है। फिर कुछ मेजर्स हैं, दे शुड यूज़ ईयर प्लग यूज़ करें। और उसके अलावा ये है कि कुछ पेशेंट जिनको पहले से ईयर इश्यूज़ हैं, मींस अगर इनकी ईयर ड्रम परफोरेटेड है या डिस्चार्जिंग ईयर है, ईयर से पहले उनका कोई रेशा वगैरह आ रहा है तो वो ज़्यादा इसमें केयर करें। अच्छा, ये इशू क्यों होता है ईयर ड्रम परफोरेशन का, और अगर ये हो जाए तो फिर इसे कैसे मैनेज करना है? ईयर ड्रम आप देखें कि यहाँ पे जो ईयर ड्रम है उसका मींस मिडिल ईयर का एक्सटर्नल ईयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। मिडिल ईयर बेसिकली जो ईयर हमारे उसके 3 पोर्शन है, एक एक्सटर्नल ईयर है जो हमारी साउंड को कलेक्ट करता है, मिडिल ईयर है फिर उसमें छोटी स्मॉल बोन्स हैं जो उसको प्रोसेस करती हैं साउंड को, फिर द साउंड इज़ ट्रांसफर्ड टू इनर ईयर में फिर ये ब्रेन की तरफ साउंड ट्रांसफर होती है। जो हमारा मिडिल ईयर है वो एक्सटर्नल ईयर के साथ सेपरेटेड, उसमें स्मॉल सी लाइक वाइट पेपर एक ईयर ड्रम है, तो वो उसे मिडिल ईयर एक्चुअली नोज से कनेक्टेड होता है। उसकी अगर उसमें ईयर होती है वो नोज़ के थ्रू जाती है हमारे। ठीक है। अगर इसी वजह से कहते हैं कि अगर नोज़ का इशू है तो उसमें ईयर की सिम्टम्स होती हैं, कानों में दर्द जैसे नोज़ ब्लॉक हो जाए, फ्लू हो जाए तो
कान अक्सर पेशेंट आके कहते हैं कि लेकिन ये जो परफोरेशन का मसला है, ये क्या कोई ज़्यादा चोट लगने से अक्सर मार भी देते हैं ना, ऐसे करके कान पे भी थप्पड़ बहुत लग मारते जाता है, हैं हमारे पास केसेस आते हैं इसके डोमेस्टिक वायलेंस के भी आते हैं, है ना? कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी बीवियों को मारा जा रहा होता है या बच्चों को? बीवियों को भी मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं। हमारे पास, मेरे पास तो कई केसेस रिपोर्ट, इवन के एक मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि यंग बॉय लाइक 10-12 ईयर्स, ही वाज गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, तो वो अपनी वैन पे था, तो साथ ट्रक ने उसको मींस ज़ोर से हारन बजाया, तो उसका ईयर परफोरेट हो गया, मींस नॉइज़ इतना ज़्यादा था उसका। अब इस पर भी एक स्पेशल टॉक है कि उसमें नॉइज़ से कितना कि हमें ये सेंसिटिविटी कितनी ज़रूरी है डॉक्टर साहब, कि हम गैर ज़रूरी ये जो आवाज़ ये हारन बजा रहे होते हैं ट्रक, मैंने देखा है कुछ बेचारे राहगीर चल रहे होते हैं और गाड़ी आए उनके सरहाने पे पहुंच के भी ऊपर से वो तो परेशान है, उसको बूढ़े कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ जी कि व्हाट दे शुड डू। तो उसमें ये होते हैं, और मोस्ट जो कॉमन काज है वो परफोरेशन की इन्फेक्शन है बच्चों में या अडल्ट्स में। अगर वो फिर आपका यहाँ से कम्युनिकेशन बन गया है एक्सटर्नल और मिडिल ईयर का, तो फिर यहाँ से जब डर्टी वाटर में स्विमिंग करेंगे तो वो इन्फेक्शन यहाँ से डायरेक्ट मिडिल ईयर में ट्रैवल कर जाएगा। क्या साइन सिम्टम्स हैं कि जिसको लाइटली लेना चाहिए और फौरी तौर पे ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि कान का मसला ऐसा है कि जब तक इस पे शदीद वाली तकलीफ ना हो ना तो पेशेंट नहीं आते, हम नहीं उसको, या कान बंद ना हो जाए, बिल्कुल कान बंद ना हो जाए, बिल्कुल हमें सुनाई देना। उसमें इनिशली ये होता है कि इसमें दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। एक तो एक्सटर्नल ईयर है, जिसमें आजकल जो जिस वेदर में आ रहे हैं फंगल इन्फेक्शन, सिंपल इनिशली अगर आपने देखा हो तो पेशेंट कहते हैं कि मुझे 1 वीक पहले या 10 डेज इचिंग स्टार्ट हुई थी, फिर उसने उसमें कोई फिंगर मारी या क्यू टिप मारी या कोई स्क्रैच किया, फिर इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अगर आपका ईयर ब्लॉक हो जाए, सीवियर पेन हो रहा है और ईयर डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए और वो नहीं ठीक हो, मीन्स तो फिर आपको फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए ENT स्पेशलिस्ट को। मोस्टली पेशेंट ये होता है कि वैक्स, अच्छा इसमें दूसरी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट कि ईयर इश्यूज़ में आजकल वैक्स के ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। ईयर वैक्स के जब हम स्विमिंग करते हैं या शावर लेते हैं, पानी एक्चुअली ट्रैप हो जाता है उसमें वैक्स में। ये वैसे तो इनिशली ये होती है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ईयर की प्रोटेक्शन के लिए, मगर जब ये ज़्यादा हो जाए तो हम उसको करने के लिए वो स्क्रैच करते हैं, कोई पेन मार ली या ईयर पेन्स और क्यू टिप्स बहुत कॉमन है। इसमें बेसिकली हमारे पेशेंट की एजुकेशन नहीं होती तो वो फिर आगे पुश कर देते हैं। पुश करने की वजह से वाटर आपका ट्रैप हो जाता है, ठीक है, जब वाटर ट्रैप हो जाता है फिर वहाँ पे ट्रैप होने की वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको नहीं ठीक हो रहा तो फिर फ़ौरन, इसमें ईयर के इश्यूज़ ऐसे हैं जो आप वैसे तो फ्लू या सोर थ्रोट के ओवर द काउंटर मेडिसिन भी मिल जाते हैं, आप एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी जा सकते हैं। ईयर के ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपका अगर प्रॉपर ENT स्पेशलिस्ट ईयर का डॉक्टर जब तक आपको नहीं देखेगा तो वो ठीक नहीं होगा। अभी पिछले दिनों कुछ अरसे पहले की बात है, एक बड़ी मशहूर इंडियन सिंगर का एक केस रिपोर्ट हुआ, बड़ी फेमस वर्ल्ड नोन सिंगर की अचानक उन्हें सुनाई देना बंद हो गया और उसके साथ भी बहुत सारे लोगों ने जो कि एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कमेंट किया कि आजकल बच्चे बहुत ऊंची आवाज़ में उन्होंने लगाए होते हैं हेडफोन्स और वो सुन रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि इंजॉय कर रहे हैं वो ये उनकी। तो मुझे बताइएगा ये जैसे आपने कहा कि एक हॉर्न से परफोरेट हो जाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। असल में बेसिकली इसमें भी हमारी पॉपुलेशन में अवेयरनेस की एक जो टर्म हमारे यूज़ होते हैं, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, मींस नॉइज़ ट्रामा है जिसको हम कहते हैं। इसमें दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक जो होता है मींस कुछ लोग हमें रिपोर्ट करते हैं सडन जैसे बम ब्लास्ट हुआ या कोई इस तरह का धमाका हुआ या फायरिंग हुई, उसमें एक फ्रिक्वेंसी अगर 120 डेसिबल से ऊपर की आपकी फ्रिक्वेंसी का एक नॉइज़ है तो वो एक सडन आपका वो मींस डैमेज कर देता है। जो काकलिया होता है जो साउंड को प्रोसेस करता है, अगर वो उसके सेल्स होते हैं अंदर, एक उसकी कैपेसिटी होती है उसके नॉइज़ को बर्दाश्त करने की, अगर वो उससे ऊपर के लेवल का है तो उसमें सडन सेंसिटिव हेयरिंग लॉस हो जाता है। जैसे बम ब्लास्ट में अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि भाई या कोई फायरिंग कोई शादी पे गए हैं, कोई फंक्शन पे गए हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे कान बंद हो गए हैं। अच्छा, वो कुछ कंडीशन में तो रिवर्सिबल होता है, बेहतर हो जाता है जैसे, और कुछ में बम ब्लास्ट वगैरह में वो इरिवर्सिबल भी हो जाता है कि वो ठीक नहीं होता। सेकंड जो कंडीशन होती है, जैसे आजकल हमारी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल का और म्यूज़िक का यूज़ ज़्यादा हो गया है, गैजेट्स ज़्यादा हो गई हैं, तो इसमें कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो 6-10 आवर्स वो हेडफोन लगा के बैठते हैं। तो इसमें एक अब इसमें एक ला तो है, दुनिया की बाकी कंट्रीज़ में है, अगर आप UK जाएँ, यूरोप में जाएँ, अमेरिकन, वहाँ हर पेशेंट जो ये जो फैक्ट्रीज़ ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग काम करते हैं जिनमें फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनका हर 6 to 8 मंथ हियरिंग असेसमेंट होती है। इवन के
तो उसमें फिर वो उसको करते हैं कि ला है। अब हमारे कंट्री में इस तरह का कोई लीगल ला कंसेप्ट ही नहीं है कि हमारे लोग जो सारा दिन काम करते हैं जिनका नॉइज़ इंड्यूस्ड। अब आप ये देख लें कि हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस वाले पीपल में ज़्यादा इशू है, जो रोड पे खड़े हैं, सिग्नल पे खड़े हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनका नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस को ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन, अब हमारी आवाम भी हारन बजाना बहुत पसंद करती है उसको, और ख़ास तौर पे कोई इंपॉर्टेंट डे आ जाए, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ये 14 अगस्त, तो वो जो बाजे, तो सारा जो पटाखे, मुझे नहीं समझ आती कि हमें कब ये सिविक सेंस आएगी कि घर में बीमार भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, नॉर्मल आदमी भी बाज़-औक़ात नहीं बर्दाश्त करता। हम एक दूसरे के घरों में पटाखे फेंक के और सारा एंजॉय करते हैं। शाम को इवनिंग में आप देखें तो इतने पटाखे होते हैं। तो इसमें ये कंसेप्ट है ही नहीं बेसिकली हमारी कम्युनिटी में। नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस ये मींस एक बिग इशू है जिसकी तरफ गवर्नमेंट को मेरे ख्याल इसमें ख़ास तौर पे कुछ एरियाज़ हैं, कुछ सेक्टर जैसे लाइक जो आपके PIA है या पायलट्स हैं, उनकी हियरिंग असेसमेंट होती है एवरी ईयर वी डू, कि हम उनकी एक स्पेशल लेवल है, अगर उनका उसे वो ज़्यादा एक्सीड कर गया तो दे आर नॉट फिट फॉर फ्लाई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिडल ईयर जो इन्फेक्शन है जिसके साथ चक्कर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात लोग बेचारे घबरा रहे होते हैं कि हमें पता नहीं क्या हो गया, लेकिन होती वो मिडल ईयर इन्फेक्शन है जी, वो क्या चीज़ है और वो क्यों होती है? इम्बैलेंस है एक्चुअली। हाँ, इम्बैलेंस जिसको वर्टिगो हम डिजीनेस कहते हैं, इम्बैलेंस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको मैंने बताना चाहूँगा कि जनरल अवेयरनेस के लिए कि द फंक्शन ऑफ ईयर, हमारे कान के जो फंक्शन क्या है, उसमें मोस्टली पॉपुलेशन तो यही समझती है कि बस इसका काम सुनना है। सुनने के अलावा जो हमारा बॉडी का बैलेंस है वो भी ईयर के थ्रू होता है। बॉडी का जो बैलेंस है एक मोस्टली आइज़ के थ्रू, जो हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, और मोस्टली जो कंपोनेंट है वो ईयर के थ्रू होता है। और ये पोर्शन होता है इनर ईयर का जी, जो इसमें बैलेंस का एक स्पेशल आप ट्यूब्स कह सकते हैं इस तरह के, तो उनके अंदर फ्लूइड होता है जो हमारी मूवमेंट्स को, जैसे वो मूव हम करते हैं हेड को राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, वो उसके साथ कुछ क्रिस्टल्स होते हैं वो मूव करते हैं और वो हमारी मोशन को डिटेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। उसमें स्पेशल हमारे एक मींस क्रिस्टल्स होते हैं जो सारा ये इस मूवमेंट को, अगर वो किसी भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या सडन जर्की मूवमेंट्स की वजह से या नेक पेन की वजह से वो क्रिस्टल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएं, तो वो फिर जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स हैं उसको वो कंट्रोल करने की एबिलिटी कम हो जाती है। इस वजह से ख़ास तौर पे ये लोगों को उस वक्त अब ज़्यादा इशू होता है जब वो बेड में लेटते हैं, जब उठने लगते हैं, जब वो हेड मूवमेंट्स करते हैं, तो वो ऐसे करते हैं कि चीज़ें हमें घूम रही हैं, स्पिनिंग सेंसेशन आती है। बाज़ औक़ात ये इतना शदीद होता है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो जी इसमें तो बहुत इम्पॉर्टेंट वो एक्सेप्ट है कि इसमें आपका जो ख़ास तौर पे जिन लोगों को ये इशू होता है, ड्राइविंग आप बिल्कुल नहीं कर सकते इसमें। अब लास्ट ईयर आई वाज इन यूके, वहाँ पे एक लॉ है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट इस तरह का आता है तो यू हैव टू रिपोर्ट फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी कि दे विल कीप एंड चेक ऑन दैट पर्सन कि वो ड्राइव ना करे। अब हमारी कम्युनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कम्युनिटी में तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आप मोटरवे पे ड्राइव करें तो द अमाउंट ऑफ टॉर्चर जो आपको वहाँ टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने गाड़ी की नॉर्मल हेडलाइट्स चेंज करके वो खौफनाक वाली हेडलाइट्स लगाई होती है, वो बहुत ही आंखों में लगता है, आपको नजर नहीं आता, आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं और वो फ्लैश कर रहे होते हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि वहाँ पे टोल प्लाजा पे क्यों नहीं इनको मतलब इनको फाइन किया जाता। एंड इट कैन ऑल्सो sometimes it can also initiate मिर्गी का दौरा, जिन लोगों को एपिलेप्सी के जो फिट्स हैं वो इसी इनिशिएट होते हैं शार्प लाइट से जी, और हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लाइटें ऐसे ऐसे फ्लैश कर रहे हैं, हेडलाइट्स हाई बीम पे ड्राइव कर रहे हैं, और ये मुझे नहीं समझ आती। ये थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है हमारी नेशन की, और जनरल अवेयरनेस वही बात है कि वो कम है। इसमें थोड़े से हमारे लॉज हैं तो सही, मगर वो जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है, अगर आप यही हमारी नेशन होती है, जब बाहर हम जाते हैं तो दे फॉलो आवर रूल्स, ट्रैफिक रूल्स और ये सारी लाइट्स के, वहाँ पे क्योंकि हैवी फाइंस होते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर फाइंस हों, लेकिन आपकी ये हमने चूंकि प्रोग्राम में बात हो रही है और आप बीइंग एन एक्सपर्ट आप मेरी बात को कर रहे हैं, सेकंड की एपिलेप्सी भी हो सकती है, एंड फोटो सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा इशू है बहुत सारे लोगों का, माइग्रेन ट्रिगर करता है इसमें। तो मोटरवे पे बैन होनी चाहिए वो तमाम गाड़ियां जिनकी हेडलाइट्स जो हैं वो अननेचुरली हिट करती हैं, वो उसमें अलाउड नहीं, स्पेशल चेक होना चाहिए।
और उसमें ख़ास तौर पे जिनको वैसे तो जब ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनता है तो उसमें ये फीचर होते हैं, किसी को फिट्स पड़ते हैं या चक्कर आते हैं तो उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए जब तक वो ठीक नहीं होता। जी। अच्छा, फोटो सेंसिटिविटी क्यों होती है और इस मौसम में गर्मियों में फिर हमें क्या करना चाहिए? जिन लोगों को मतलब सर दर्द अक्सर शाम के वक्त होना शुरू हो जाता है, हमें समझ नहीं आ रही होती हमें क्यों हो रहा है। इवनिंग में जैसे आप देखें बहुत हार्ड समर है, टेम्परेचर भी अब यहाँ पे 45 को टच कर रहा होता है और जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो उसमें स्क्रीन में आता है फील लाइक 50। हाँ, तो मैंने पहले कभी नहीं एक्चुअली इट इज 50 एंड फील लाइक 50 अबव 55। पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी टेम्परेचर 50 पे जाएगा, ऐसा कभी होते नहीं था। उसमें वही है कि डिहाइड्रेशन है मेन जो इन चीज़ों को ट्रिगर करती है। मीन्स आपको डिजीनेस होती है, हेडेक होता है, तो इस तरह की फीलिंग आती है कि आप फोटो हाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी आपकी बेसिकली रेगुलेट नहीं करती टेम्परेचर, तो एक्स्ट्रा आपका वाटर लॉस हो रहा होता है। अब आप ये देखें कि इस सीज़न में अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 to 4 लीटर है पर डे की वाटर की, तो यहाँ पे इस सीज़न में आपकी 5 लीटर होनी चाहिए मिनिमम, तो ताकि आप जब फुल हाइड्रेटेड होंगे तो ये इश्यूज़ नहीं होंगे। और विटामिन सी वाली फूड्स आप लें कि उसमें आपकी ये फोटो सेंसिटिविटी, मिग्रेन, हेडेक वगैरह ये कम होते हैं, ये कम होते हैं। हाँ जी। और विटामिन सी आर्टिफिशियली भी ले सकते हैं टैबलेट? हाँ, आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। आजकल तो जैसे ये समर वीके हैं तो इसमें तो बहुत ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं जिसमें विटामिन सी है। जी, कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड खाना पीना सजेस्ट कर दीजिए जो आंखों की बिनाई के लिए और हमारे कानों के लिए और गले के लिए मतलब बेहतर होते हैं। इसमें मैडम जो ये है कि फ्रेश फ्रूट्स आर ऑलवेज हेल्पफुल। मींस आप विटामिन ए सप्लीमेंट्स फॉर वीएन के आपको नज़र के लिए, हियरिंग के लिए आप विटामिन सी, मैग्नीशियम जैसे आपका गोवा है, एप्पल हैं, और विटामिन सी जितने भी फूड्स हैं आप लें, यू विल फील फ्रेश और हियरिंग के लिए बेहतर है जी। ये मुझे लगता है कि गर्मियों में बच्चों को टॉन्सिल्स ज़्यादा हो रहे होते हैं कि एक्चुअली ज़्यादा हो रहे होते हैं? अच्छा, गर्मियों में एक तो ये एक स्पेशल सीज़न होता है ये जून जुलाई वाला, ट्रांसलाइटिस के वैसे तो बच्चों में हो रहा होता है। इस सीज़न में मोस्टली आपने देखा होगा ना बच्चों को वेकेशंस होती हैं जी। ये इसमें सर्जरी सबसे ज़्यादा जो टॉन्सिल की सर्जरीज हैं बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। हाँ। एक तो क्योंकि बच्चा घर होता है, रेस्ट कर रहा होता है स्कूल से, उसको ऑफ होते हैं, और मोस्टली ये इस सीज़न में कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करने की वजह से थोड़ा सा एग्रीवेट हो जाता है। तो ये बेसिकली ये जुलाई और मई, जून, जुलाई, अगस्त ये ट्रांसलेक्टमी सीज़न कहलाता है, क्योंकि इसमें बच्चे पेरेंट्स जिनको मसला चल रहा होता है कि दे आर एडवाइज बिफोर कि आपने इसके बच्चे की सर्जरी, रिकरेंट सोर थ्रोट हो रहा होता है जी, तो उसमें सर्जरी करवानी है, तो पेरेंट्स फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे को समर वेकेशन होंगे तो हम उसमें करा लेंगे। और एक कद बढ़ने का क्या कोई ताल्लुक टॉन्सिल्स के साथ है? क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि टॉन्सिल की सर्जरी ना करवाएं अभी क्योंकि कद बढ़ना रुक जाएगा। नहीं, इसका वैसे ये इस कॉमन सी मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसलाइटिस से जो और इश्यूज होते हैं, मींस आपकी स्नोरिंग होती है, बच्चे रात को आप देख रहे हैं माउथ ब्रीदिंग करते हैं, मुंह खोल के सोते हैं, खराटे लेते हैं, स्नोरिंग करते हैं, और उसी की वजह से आपके ट्रांसलाइटिस की वजह से ईयर इन्फेक्शन होते हैं। और बच्चों में एक एडिनॉइड्स इन्फेक्शन होता है जिस ट्रांसिल की तरह का, उसमें फिर बच्चों की हियरिंग पे सबसे ज़्यादा असर होता है। अब एक स्कूल गोइंग बच्चा है, अगर उसकी हियरिंग पे असर पड़ेगा तो उसमें फिर हियरिंग की वजह से डिलेड स्पीच होती है बच्चों में। अक्सर आपने देखे होंगे जो बच्चे थोड़े से लेट बोलना शुरू करते हैं या वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल सकते, उसका मेन इशू यही है कि वो एडिनाइड्स और टॉन्सिल की इन्फेक्शन की वजह से ये इश्यूज होते हैं। तो इसमें अर्ली वही है कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा लेट बोलना शुरू किया है, या प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोलता, या रात को स्नोरिंग करता है, माउथ ब्रीदिंग करता है, तो इसमें फिर हम प्रॉपर उसकी असेसमेंट करते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पर ही इतने टॉन्सिल्स की सर्जरी होती है, आप अभी यूके को रेफर कर रहे थे जी। बच्चे वहाँ रोते रहे, तड़पते रहे, वो सर्जरी नहीं करते हैं, वो बहुत एक्सट्रीम जब इन्फेक्टेड हो जाए तो कहीं वो सर्जरी करें तो करें, वरना इवन दे डोंट गिव एंटीबायोटिक्स जी। अच्छा, लास्ट ईयर आई वाज इन यूके फॉर माय एग्जाम। मैंने वहाँ से एक यूके की डिग्री की है, ENT में MRCS की है लंदन से। तो उसमें जो वही वाली बात है कि दे फॉलो गाइडलाइंस। मीन्स अब हम यहाँ पे जब हमारे पास एक बच्चा आएगा वो सारी एंटीबायोटिक्स मीन्स बेसिक वो ले आया होगा, वो 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स भी खा रहा होगा। वहाँ पे इनिशली वो बच्चे को, वहाँ उनका सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है,
और वहाँ पे जो एंटीबायोटिक उसको देखते हैं उसका रिकॉर्ड होता है। यहाँ तो ओवर द काउंटर आपको बहुत सारी मेडिसिन मिल जाती हैं, ठीक, तो वो वहाँ पे नहीं देते एंटीबायोटिक्स। इवन के सर्जरी के बाद भी वो रिकमेंड नहीं करते कि डे केयर सर्जरीज हैं वहाँ पे, ये टॉन्सिलेक्टमी बहुत कम है। हाँ जी, बहुत कम है। हालांकि वहाँ मौसम भी शदीद है, इन्फेक्शंस भी ज़्यादा हो रही होती हैं, बच्चे बीमार भी हो रहे होते हैं, बट वो सर्जरी वही है कि एक तो वो रेजिस्टेंस नहीं है एंटीबायोटिक्स को, और वो प्रॉपर एक इन्वायरमेंट का फैक्टर भी है, दे लिव इन ए हेल्दी इन्वायरमेंट। और दूसरा ये है कि दे फॉलो गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस में पहले ये होता था कि अगर आपका सिंपल गला ख़राब होता है तो आप सर्जरी करवा लें। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम गाइडलाइंस भी अपडेट होती हैं। अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसमें ये कहते हैं आप टॉन्सिल की सर्जरी उन बच्चों में करें जिनको सांस लेने में इशू होता है, दे स्नोर एट नाइट, माउथ ब्रीदिंग करते हैं, या बहुत ही सीवियर किस्म का कि आपकी टॉन्सिल के अंदर पस पड़ जाती है तो आप उसकी टॉन्सिल करें। तो मोस्टली ये जैसे टॉन्सिल्स की सर्जरी है, अकल दाढ़ का निकलवाना है, या अपेंडिसाइटिस का वो इशू है, इन सर्जरीज को उन्होंने कहा हम इन्हें समझते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ें हैं ये बॉडी में, वी कैन जस्ट रिमूव देम, इट्स नॉट सो, ये एक्चुअली गार्ड हैं जो कि हमारे ये देखें दे टॉन्सिल एंड एडेनाइड्स दे हेल्प इन इम्यूनिटी, मगर एक स्पेसिफिक एज में आके अगर निकाल भी दें तो बॉडी की इम्यूनिटी पे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो अननेसेसरी भी आई थिंक अननेसेसरी सर्जरी भी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जो लेकिन डॉक्टर साहब ये ज़रूर सजेस्ट कर दीजिए कि बच्चों को कैसे ट्रीट करें और फ़ौरन माँ बाप एंटीबायोटिक्स ना देना शुरू कर दें अगर गला ख़राब हो रहा है, कान में इन्फेक्शन हो रहा है, तो कैसे उनको घर पे हम ट्रीट करें? इसमें 2-3 चीज़ें हैं मैडम, इसमें देखना होगा कि विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज़ दैट। इनिशली मोस्टली जो हमारे सीजनल होते हैं वायरल इन्फेक्शन होते हैं, मींस बच्चे को फीवर हुआ, सोर थ्रोट हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, नोज़ ब्लॉक हो रहा है, तो दे विल विद सिंपल मींस लाइक पैरास्टामोल या पैनाडॉल दे विल गेट बेटर विद इन 2 to 3 days। ठीक है। तो अगर तो उसके बाद भी आपका इन्फेक्शन लगता है कि आफ्टर 3-4 days सेटल नहीं हो रहा, देन यू शुड एडवाइज एंटीबायोटिक्स। जी, लेकिन 3 दिन आप उसको बच्चे फर्स्ट को 3 डे उसकी हाइड्रेशन अच्छी रखें आप, जी, और सिर्फ उसको बुखार सिंपल को मैनेज करें। पैनाडॉल दें। हाँ जी, अगर तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन यू शुड कंसल्ट ENT डॉक्टर, जो भी जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन है, आप उसको कंसल्ट करें। बिल्कुल सही। एक और मसला इससे पहले कि हम वाइंड अप करें जो आजकल होता है वो ये, जैसे हमारा चिल्ड अगर कोई भी जगह है, कमरा है या स्टूडियो है और बाहर आपने या गाड़ी है, AC चल रहा, बाहर टेम्परेचर 50 है, तो वो जो एकदम एक ट्रांजिशन है टेम्परेचर का खौफनाक, तो जिन लोगों को साइनसेस का इशू होता है तो उनका बुरा हाल हो जाता है। सडन एक तो चेंज ऑफ टेम्परेचर है, दूसरी ये है कि हम अब सारा दिन ACs में बैठते हैं जी, और हमें फ्रेश एयर में जब बाहर जाते हैं तो ये उसमें फिर वही होता है कि आपकी स्नीजिंग शुरू हो जाती है। एलर्जिक रेनाइटिस वाले पेशेंट ख़ासतौर पे जिनको अस्थमा है, नोज़ की एलर्जी के इश्यूज़ हैं, आजकल जैसे आपको देखें पोलन एलर्जी यहाँ पे अप्रैल मई में इस्लामाबाद में कितनी लोगों का घर से बाहर निकलना महाल हो जाता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। पोलन बॉम्ब्स हैं बाकायदा। हाँ ऐसे ही है, यहाँ तो इस्लामाबाद में स्पेशल ट्रीज़ हैं जो पोलन के लिए, वो उस पर मेरे ख्याल में पिछली गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है कि वो इसमें इसको ख़त्म करें। ठीक है, कि पोलन लेकिन हाउ टू मैनेज दिस इशू के उसमें ये है कि आप कोशिश करें कि फ्रेश एयर का मीन्स यूज़ ज़्यादा करें, थोड़ा सा मॉर्निंग इवनिंग में वॉक करें। और दूसरा ये होता है कि बेसिकली जब आपका डायरेक्ट एयर का एक्सपोयर होता है तो इसमें ये होता है कि सिलाइन इरिगेशन, नोज़ आपका ड्राई हो जाता है, फ़ौरन आप बाहर निकलेंगे तो फेस ड्राई हो जाता है। तो इसमें यही होता है कि सलाइन इरिगेशन सिंपल, आप सलाइन के ड्राफ्ट अगर आपको नहीं मिलते, जैसे आप वज़ू करते हैं सिंपल पानी से, आप नाक को नोज़ को वेट रखें, ह्यूमिडिफाई करें। बेसिकली जब ड्राइनेस होती है अचानक तो फिर आपको ये साइनसेस के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। तो इसमें यही सिंपल है। अगर तो जो पेशेंट्स हैं उनको पता होता है कि उन्होंने सीज़न से पहले कुछ मेडिसिन जैसे एंटी एलर्जिक है, कुछ नेजल स्प्रे है, वो यूज़ करते हैं। और ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से भी बाजू का एलर्जी ट्रिगर हो, हाँ जी, ट्रिगर हो जाती है। तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो टेम्परेचर मींस कोल्ड इन्वायरमेंट, या ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि ये सितंबर अक्टूबर में ये एग्रीवेट हो जाते हैं और मार्च अप्रैल में ये टेम्परेचर आप स्प्रिंग से समर में आ रहे होते हैं और उसमें विंटर में जब एंटर हो रहे होते हैं तो ये छींकें बहुत पेशेंट आते हैं कि हमारे 50-50 छींकें आ रही हैं। तो उसमें जो डायग्नोज पेशेंट होते हैं तो वो तो प्रॉपर है। कुछ इसमें वैक्सीनेशन भी है कि वैक्सीन वो एक आप लगवा लें सितंबर अक्टूबर में तो आपका एक सीज़न बेहतरीन गुजर जाता है। इम्यूनोथेरेपी एक नई जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। इम्यूनोथेरेपी में वो आपको इतनी मीन्स वो मेडिसिन उसमें इंजेक्शन होते हैं उसमें कुछ, तो उसमें वो डिसेंसिटाइज कर देते हैं जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है। तो थिंग्स आर दियर। जो मेन चीज़ है प्रिकॉशंस हैं कि आप सारा दिन एसी में बैठे हैं, बाहर जाएंगे तो आपका वो
तबीयत फ़ौरन ख़राब हो जाएगी। तो इसमें अपने आप को ह्यूमिडिफाइड रखें, हाइड्रेशन आप अपनी अच्छी रखें जी, और मेडिसिन यूज़ करें जो वो डायग्नोस्ड केसेस हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, Thank थैंक यू you, वेरी madam. मच फॉर बीइंग विद अस। और हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।